Hello students, welcome back again on my channel and this is me Farzana from KB Nagrota, and in this video we will learn about a new chapter of class 10th, that is sectors of the Indian economy, and this chapter is related to the book of economics of class 10th. Okay, so we will start this chapter, and before starting this chapter we will just know the meaning of some terms that is related to this chapter. The फर्स्ट टॉपिक इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. इकोनॉमिक्स इट्स सिंपली दैट इज़ रिलेटेड to wealth or money. If I'm talking about economic activities, it shows that I'm talking about that activities which those activities which are conducted with the objective to earn money. It means जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पर्पस से या अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसमें अर्निंग का पर्पस छुपा है. सो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है. और बहुत सारी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. किसी में हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड किसी में हम डेफिनेटली सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. सो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, समझनी हैं. तो पहले हम ये आपको बता दूं कि क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. पहले हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे कि कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, और उसमें आपके मेजर सेक्टर्स कौन से हैं. प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी सेक्टर है. ओके उसके बाद हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन से सेक्टर से ज़्यादा अर्निंग होती है, किस सेक्टर में ज़्यादा लोग वर्किंग हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो. एंड आफ्टर दैट कि हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे अफेक्ट कर रहा है सेक्टर्स को. पहले क्या जो सेक्टर पहले इम्पॉर्टेंट था आज भी वही सेक्टर इम्पॉर्टेंट है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं. एंड उसके बाद जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, इसमें से ज़्यादातर लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं एंड किस तरीके से हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो बहुत सारे इश्यूज़ इसी तरीके से रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो पहले यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या है. सो जिस तरीके से civics is deal with the political status of the society, तो उसी तरीके से इकोनॉमी जो है आपका वो पैसों से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड. इकोनॉमी डील्स विद द मार्केट एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर मार्केट, क्योंकि मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. सो मार्केट को पूरा जो डील करता है, मार्केट का जितना भी प्रोडक्शन है, सर्विसेज है, सब चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, हाउ इकोनॉमी अफेक्ट सोसाइटी एंड ऑल दैट. सो इकोनॉमी बेसिकली डील्स विद मार्केट, एंड मार्केट में आपका जो प्रोडक्शन है वो सारा मैटर जो है आपका इकोनॉमी का पार्ट है. ओके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अगर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे देखें, सो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे सेक्टर्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम एक एक करके करेंगे. और हमने जिस तरीके से पहले बोला कि इकोनॉमिक सेक्टर्स 3 टाइप्स के हैं, मतलब 3 टाइप के हैं. तो फर्स्ट जो आपका है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. सो अभी आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारी पिक्चर में आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. ये यहाँ पे ईंटें बनाई जा रही हैं, कपड़े बेच रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़. दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद दी मनी. मतलब इसमें कहीं ना कहीं पर्पज़ है, मनी का है पर्पज़. ठीक है. ओके सो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सेक्टर्स हैं, हमने बात की प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. सो अब यहाँ पे देखो ये जो फिगर बनी हुई है प्राइमरी सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, वेट अ सेकेंड. सो इस फिगर में आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर के बीच में एक वर्ड इन्होंने लिखा है दैट इज़, और ये पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी सेक्टर हमारा जो होता है इसमें पूरा का पूरा जो इकोनॉमी बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती हैं या एग्रीकल्चरल बेस्ड होती हैं. और इसमें
नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के ऊपर वर्क किया जाता है और इस वाले सेक्टर को डायरेक्टली एसोसिएट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है नेचर के संग, क्योंकि यहाँ पे हम नेचर से रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल्स पे उनको उसकी सारी प्रोसेस रॉ मटेरियल को वहाँ से लिया जाता है। अब रॉ मटेरियल आपका फ़िशिंग भी हो सकता है, माइनिंग भी हो सकता है, फॉरेस्ट्री भी हो सकता है। सो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आपकी ऐड है, मतलब इससे जुड़ी होती हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट काम होता है वो क्या होता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करना। अब इसके बाद है आपका, देखो एरो किस तरफ बना हुआ है, ये जो एरो प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स के बाद, इसके बाद आपकी जो वर्क होता है वो होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो देखो फर्स्ट में हमने क्या बनाया था, एग्रीकल्चरल, जो इसको एक सेकेंड मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद अब जो टॉपिक मैं बता रही थी कि जो हमने प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी सेक्टर में जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज बनाए, डेवलप किए या पैदा किए, सेकेंडरी सेक्टर में इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है। और मॉडिफाई किसी भी तरीके से हो सकता है, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिसेज में, डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब डिपेंड कि क्या है क्या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में ही ये काम होता है, तो इसी इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसीलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके नेचुरल गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, किस में, रॉ मटेरियल को, इसको हम इस तरीके से एज अ फॉर्मूला बेस भी देख सकते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में। समझ में आया? सो आरएम को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एफजी, यानी कि फाइनल गुड्स में। सो इसलिए ये हमारा हो जाता है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, उनको बनाया जाता है। ये हमारा है, हमारा सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ बन के तैयार हो जाती है तो उस चीज़ को फिर क्या किया जाता है, उसको आगे किस में भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है फिर टर्शरी सेक्टर में। और यहाँ जो आपका टर्शरी सेक्टर है या जो लास्ट वाला है, इसमें क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में जो भी चीज़ आपने बनाई है, जो तैयार गुड्स है, मतलब फिनिश्ड गुड हैं, उनको क्या किया जाता है, सेकेंडरी वाले सेक्टर से, देखो फर्स्ट, सेकेंड, मैं भी एक बताती हूँ आपको, एंड थर्ड। यहाँ पे वो नेचुरल गुड था, यहाँ पे वो फाइनल गुड में कन्वर्ट हुआ है, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, यहाँ पे वो फाइनल गुड में कन्वर्ट होते हैं। अब फाइनल गुड बना के बेटा आप घर में तो रख के बैठोगे नहीं, या फैक्ट्री में रख के तो जमा करोगे नहीं ना, क्या करोगे आप, उसको डेफिनेटली बेचना चाहोगे। आपने कोई सामान बनाया है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, सो उसको आगे तक ले जाने का काम सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर से उसको आगे फाइनल लोगों तक, मार्केट तक पहुंचाने का काम थर्ड सेक्टर करता है, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। और इसको आपका बेसिकली सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एटसेट्रा आती हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है उन दोनों को ये सपोर्ट करता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का जो भी मटेरियल होता है उसको ये लोगों तक सप्लाई करता है, मार्केट तक सप्लाई करता है। इसमें और भी बहुत सारी जो वैसी सर्विसेज हैं, लाइक आपके डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये वाली जो सर्विसेज हैं ये भी आपकी टर्शरी सेक्टर में ही आती हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके अलावा अब हमें क्या ज़रूरत है, ये आपका जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या था। अब हमारा जो है नेक्स्ट, एक सेकेंड, दैट इज़ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। जब हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को देखना ज़रूरी है। पहली बात तो देखो कि आप सेक्टर्स को कंपेयर करने से पहले देखो कि इनकी इंटरडिपेंडेंसी क्या है कि ये कितना एक दूसरे पे डिपेंड है और कौन सा जो सेक्टर है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अगर मान लेते हैं कोई भी एक चीज़ ले लें आप, तो वो तीनों सेक्टर से होके ही आगे लोगों तक, मार्केट तक पहुंचती है। सो इस पूरे प्रोसेस में हमें कुछ चीज़ों को समझना है,
कुछ टर्म्स को समझना है, सो वो मैं आपको एज इट इज़ बता देती हूँ। फिर आप जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आपको कौन कौन सी टर्म समझनी है मैं बताती हूँ। आपको एक टर्म समझनी है जीडीपी, एक आपको समझना है फाइनल गुड्स एंड वन मोर इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अब एक एक करके समझते हैं। देखो, फाइनल गुड समझने में सुनने में भी आसान लग रहा है। फाइनल गुड क्या होता है बेटा? फाइनल गुड, फाइनल मतलब फाइनल जो बन चुका है, गुड मतलब चीज़, यानी कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल तैयार है, फाइनल है। लेकिन क्या कोई भी चीज़ डायरेक्ट फाइनल बनती है? नॉट एट ऑल। फाइनल से बनने से पहले वो एक पूरे प्रोसेस में रहती है। एक पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट मतलब क्रॉस करने के बाद वो फाइनल गुड बनती है। तो जिन चीज़ों से मिलके वो फाइनल गुड बनती है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंटरमीडिएट गुड। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम, हमारा फाइनल गुड हम मान लेते हैं बिस्किट को। आपकी किताब में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छे से। हाँ, सो हम बिस्किट को मान लेते हैं फाइनल गुड। बिस्किट हमारा क्या है? फाइनल गुड है। बिस्किट फाइनल गुड है। तो बिस्किट के लिए, अब बिस्किट डायरेक्टली तो मतलब पैदा नहीं होता ना, बिस्किट में कहीं ना कहीं हमारा क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फ्लोर होता है, वीट होता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी आप इसमें चीज़ें डालते हैं, शुगर है, मशीनरी है, बहुत सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों से मिलके फाइनल बिस्किट बनता है। सो जो बीच वाली चीज़ें हैं जिनसे मिलके द रॉ मटेरियल इज़ नॉन एज इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। सो इंटरमीडिएट आपका कौन सा है? जिनसे वो मिलके बन रहा है। और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जिनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। आप उसको फाइनल लेके यूज़ कर सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो ये कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, इन दोनों को समझ लेने के बाद अब हम पहले जीडीपी को समझेंगे। एंड जीडीपी को समझने के बाद मैं आपको एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करूँगी, उसको आप देखने का। ठीक है। जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेट, हाँ, ये इसकी डेफिनेशन है। वेट, दिस इज़ द डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है। तो जो जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ नोट करते हैं। पहला इन्होंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। किसकी वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। एंड इसके बाद क्या? ये आपकी पहली कीवर्ड है, वैल्यू है फाइनल गुड्स या सर्विसेज की। ये सेकंड कीवर्ड है। इन ईच सेक्टर, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर ईयर। ये पर्टिकुलर ईयर वाला मैं बताती हूँ क्या पॉइंट है कि जीडीपी से क्या समझा जाता है कि एक पूरे साल में, एक साल में मान लेते हैं ये पूरा एक ईयर है, इस पूरे साल में जितनी भी सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, उनका जो फाइनल, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ध्यान रखना, जो लास्ट वैल्यू है उसका सम, जो लास्ट वैल्यू है उसका सम जो होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। फाइनल गुड की वैल्यू में ये देखो, जो आपकी फाइनल गुड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आपकी फाइनल गुड है उसमें क्या चीज़ें हैं? रॉ मटेरियल से मिलके बनती है। तो आप मान लेते हैं एक बिस्किट आपने 10 रुपये का लिया, ठीक है, लेकिन आपने जो लिया है वो उसके लिए 10 रुपये पे किए हैं। अब इस 10 रुपये में, इससे मैं ये तो अभी आपका बिल्कुल लेटेस्ट हो गया। अब इसका बैकअप में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, ज़रा देखते हैं क्या। इस बिस्किट को बनाने के लिए मान लेते हैं इन शॉर्ट टर्म एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें 3 रुपये का आपका फ्लोर लगा है, आटा, जो 3 रुपये का फ्लोर, उसमें भी क्या है कि जो इसको फ्लोर वीट को पीसने की जो बाद ये 3 रुपये इसमें ऐड किए गए हैं। आपने वीट लिया 3 रुपये का, एंड उसमें आपने 2 रुपये ऐड किया किस चीज़ का? कि आपने उसको
पीसा है, क्योंकि गेहूं से तो नहीं बनेगा बिस्किट ना, मिल में आपने इसको कन्वर्ट किया है आटे में। सो यहाँ पे 3+2 हो गया। एंड इसके बाद आपने इसमें मान लेते हैं हम 10 रुपीज़ का जो बिस्किट है इसमें आपने 2 रुपीज़ का जो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल बिस्किट में डलता है, ऑयल एंड जो भी डलता है वो हो गया। एंड 2 रुपीज़ जो है इसकी पैकिंग का चार्ज है। एंड 1 रुपीज़ जो इसमें आपने शुगर वगैरह डाली है वो। सो ये आपका टोटल हो गया 10 रुपीज़, टोटल 10 रुपीज़ है। अब क्या होगा कि आप इस टोटल 10 रुपीज़ को काउंट करेंगे या इनको भी काउंट करेंगे। सो वह वही चीज़ कह रही थी कि रॉ मटेरियल की वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होती है। जीडीपी में क्या काउंट होता है? जीडीपी में डायरेक्टली फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट होती है, क्योंकि फाइनल गुड में ऑलरेडी आटे की, गेहूं की, चीनी की, जो भी मटेरियल उसमें लगा है उसकी वैल्यू ऑलरेडी इस 10 रुपये में ऐड है। समझ में आई बात? तो इसमें हम इसीलिए किसी भी जीडीपी को काउंट करने के लिए, अब जीडीपी क्या होता है? पूरे साल में आपने कितना प्रोडक्शन किया है, तीनों सेक्टर्स का मिला करके कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसके बेसिस पे किसी देश की इकोनॉमी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सो वही इसमें समझा जाता है कि इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, अच्छा प्रोडक्शन है या नहीं, तीनों सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा इनकम दे रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, इसी को हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी में हमें 2-3 चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि जीडीपी में एक तो फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, फाइनल गुड्स, और इसके अलावा एक पर्टिकुलर ईयर में इनकी वैल्यू को काउंट किया जाता है। ठीक है, सो वो उससे क्या पता चलती है देश की इकोनॉमी कैसी है, ये सब चीज़ें हमें उसके बारे में पता चलती हैं। ठीक है, और जो आपका जीडीपी का काउंट कौन करता है, जीडीपी को काउंट, तो ये गवर्नमेंट इसको मेजर करवाती है। ठीक है, ये मेजरिंग डीपी इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अपने हिसाब से इसको काउंट करवाती है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो इसके बाद है आपका हिस्टोरिकल चेंजेस एंड सेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें क्या है कि किस तरीके से सेक्टर्स में चेंज हुआ है, किस तरीके से सेक्टर्स में चेंज हुआ है, पहले जो सेक्टर्स थे क्या आज भी वही सेक्टर इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं। तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि समय चेंज हुआ है, टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के संग टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नीड्स चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं। सो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, अगर आप इसको ओवरऑल समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरीके से कंट्रीज़ ने डेवलप किया है अपने आप को, तो इस टाइम पे जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्यों? पहले जो आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर था, पहले आपका प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो आपका प्राइमरी सेक्टर है इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की है, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट की है, साइंटिफिक डेवलपमेंट की है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक हमारे लाइफ का स्टेटस जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, सो हमारा जो सर्विस सेक्टर है यानी कि जो थर्ड सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? वो सेक्टर्स भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और उन सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं बेस है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी बहुत हद तक पीछे के समय में टाइम में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से बेस्ड थी किस पे? प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर पे ही पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, और इन चेंजेस के कारण अभी जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, सो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हैव अ गुड डे।